Hello students. So in the last lecture we completed all the numericals related to reflection. So now today only one topic of reflection is remaining, which is uses of concave and convex mirror. So we will first complete that topic and then I will start with refraction. Okay, second half of this chapter. So talking about uses of concave mirror first. Okay. Today the first topic which we will discuss is uses of concave mirror. अब देखो कॉन्केव मिरर का सबसे पहला यूज, कॉन्केव मिरर produces virtual and erect images. In the last case, when object is kept between pole and focus, at that time it produces virtual, erect and enlarged image. इस टाइप से इमेज मिलती थी. If object is between P and F, then it produces virtual and erect image behind the mirror. So ये वाला जो इसका कंसेप्ट है लास्ट केस वाला, ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड इन द डेंटिस्ट मिरर. जब डेंटिस्ट टूथ को एग्जामिन करते हैं, डेंटिस्ट विल एग्जामिनिंग टीथ, व्हाट दे डू, दे हैव अ मिरर. छोटा सा मिरर होता है उनके पास, जो कि कौन सा मिरर होता है? कॉन्केव मिरर होता है. वो बहुत ही पास में रखते हैं उस टूथ के. क्लियर? तो वो टूथ किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह. नाउ दैट ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर, सो उसकी पोजीशन क्या हो जाती है? वो फोकस और पोल के बीच में आ जाता है. तो उसकी इमेज उस मिरर में दिखती है, बट कैसी दिखती है? एनलार्ज दिखती है. तो बहुत ही पास में किसी ऑब्जेक्ट की एनलार्ज इमेज देखनी हो तो कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्केव मिरर. बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, इट प्रोड्यूसेस virtual, erect and enlarged image. So first use, it is used as a dentist mirror. It is used as a dentist mirror. You know the reason why it is used? Because dentist tooth के एकदम पास रखेंगे मिरर को, so that object, the tooth will lie between pole and focus of the mirror, so a virtual, erect and enlarged image will be formed. Second, now the second use is, आप लोग अगर सोलर पावर प्लांट्स किसी ने भी अगर देखा हो, सोलर पावर प्लांट्स में क्या होता है? There are many solar panels located in the farm. Clear? But अगर आपको इकोनॉमिकली उसको वायबल करना है, तो सपोज एक पर्टिकुलर प्लेस में पैनल्स हैं बहुत सारे. क्लियर? वहां पे सनलाइट मैक्सिमम इंसिडेंट हो, उसके लिए क्या किया जाता है? पैनल्स हर जगह लगाने की जगह पैनल्स एक पर्टिकुलर एरिया में इंस्टॉल की जाती है और बाकी सब जगह क्या लगाए जाते हैं? मिरर्स लगाए जाते हैं. अब मिरर्स क्या करेंगे? मिरर्स आर लोकेटेड एट सर्टेन एंगल्स. नाउ कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मींस जब उस पे रे इंसिडेंट होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साइड डाइवर्ट करेगा. सो कॉन्केव किस टाइप का मिरर होता है? कॉन्केव इज अ कन्वर्जिंग मिरर. वो रेस को कन्वर्ज करेगा टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर एज कॉन्वेक्स इज अ डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि वो अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस उसको रिफ्लेक्ट करता है. तो पैनल्स के साइड में सब जगह पे मिरर्स इंस्टॉल किए होते हैं. दोज मिरर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जिंग द सन लाइट रेज टू द सोलर पैनल. पैनल एक जगह है बहुत सारी, उसकी हर जगह फार्म में पूरी सब जगह सोलर पैनल्स लगाने की जगह वहां पे मिरर्स इंस्टॉल है. तो क्या होगा? जब सनलाइट उस पर इंसिडेंट होगी तो वो ऐसे एंगल पे सेट होते हैं कि वो एंगल से सनलाइट कहां पे इंसिडेंट होगी? सीधे पैनल्स पे. तो सनलाइट मिरर पे आएगी और मिरर से कहां पे आएगी? पैनल पे. सो दैट द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट गेट्स इंक्रीज्ड. जिससे मैक्सिमम सनलाइट इंसिडेंट हो और आपको क्या मिले? मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले. क्लियर? So second use, concave mirrors
are concave mirrors are used in solar power plants for converging light rays to the solar panel. Clear? Solar panel. अब थर्ड यूज, फर्स्ट यूज हो गया उसका डेंटिस्ट मिरर, सेकेंड यूज हो गया सोलर पावर प्लांट्स में लाइट रेस को कन्वर्ज करने के लिए यूज होता है ना। थर्ड यूजेस कि हेडलाइट्स में आपने देखा होगा कि हेडलाइट्स में जो लाइट एमर्ज होती है वो पैरेलल बीम्स होती है। क्लियर? ऐसे पैरेलल बीम्स है। क्लियर? तो वो दूर तक जाए इसलिए पैरेलल बीम्स नेसेसरी होती है। तो हेडलाइट में फ्रंट में तो क्या होता है, ग्लास होता है। यहाँ पे तो मिरर नहीं लगा सकते। हेडलाइट में जो बाहर होता है वो तो ग्लास है, वहां मिरर लगा देंगे तो लाइट अंदर ही चली जाएगी। तो बाहर ग्लास है, बट अंदर ग्लास के अंदर क्या होता है, सपोज यहाँ पे ग्लास है। क्लियर? तो यहाँ पे दो मिरर्स इंस्टॉल किए होते हैं, एक इस साइड और एक बाहर की साइड। तो दो मिरर्स इंस्टॉल किए, तो ये यहाँ पे बल्ब है। तो बल्ब से लाइट जब एमर्ज होगी तो वो बल्ब कहां पे लोकेटेड होता है, ये मिरर के फोकस में। समझ आ गया? सो अगर फोकस से लाइट रे आ रही है तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है लाइट रे। So this gives parallel beam of light. So in the headlamps of cars, concave mirrors are fitted inside the headlamps. Clear? So that it gives parallel beam of light. Clear? Third use क्या है इसका? Concave mirrors are used in headlamps for providing parallel beam of light. For providing parallel beam of light. Concave mirrors are used in headlamps for providing parallel beam of light. Okay. These are the three uses of concave mirror. Now let's discuss convex mirror. Now uses of convex mirror. First use. It is used as a rear view mirror or a side view mirror. It is used as a rear view mirror or a side view mirror as it provides a larger field of view. Clear? Larger angle provide करता है। Suppose आप प्लेन मिरर यूज करते हैं रियर व्यू में, तो पीछे आप जो व्हीकल्स देखते हैं, ठीक है, रियर व्यू मिरर में अगर आप जो पीछे व्हीकल्स देखोगे, इफ इट वॉज अ प्लेन मिरर, तो उसमें आप सारे व्हीकल्स पीछे के नहीं देख सकते थे रियर व्यू में, बिकॉज प्लेन मिरर वो एंगल नहीं बनाता है। जितना प्लेन मिरर है उतने ही आप पीछे देख सकते हो, वो लार्जर एंगल प्रोवाइड नहीं करेगा। बट कॉन्वेक्स मिरर्स दे प्रोवाइड अ लार्जर एंगल ऑफ व्यू। तो आप देखोगे साइड मिरर्स में भी आप पीछे का एरिया बहुत देख सकते हो। सपोज टू व्हीलर है, फोर व्हीलर में भी जो साइड मिरर्स होते हैं, दोज आर आल्सो कॉन्वेक्स। यू नो द डिफरेंस बिटवीन रियर व्यू मिरर्स एंड साइड व्यू मिरर्स। क्लियर? अब दोनों में क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो लार्जर एंगल प्रोवाइड करते हैं, लार्जर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वी कैन सी मैक्सिमम व्हीकल्स बिहाइंड आवर व्हीकल। अब उसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज मिरर के बहुत पास में बनती है, तो हमें व्हीकल्स क्या देखते हैं, बहुत पास में देखते हैं। सो इसीलिए आपको एक वार्निंग भी लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर।
समझ आ गया? सो डिस्टेंस अलग होता है उसमें भले व्हीकल्स का जो हम देख रहे होते हैं, बट स्टिल दे प्रोवाइड अ लार्जर एंगल ऑफ व्यू, तो आपको ये पता चल जाता है कि पीछे कितने व्हीकल्स हैं। सेकेंड वो यूज होता है, सेकंड आपने देखा होगा कि बेसमेंट के वहां पे या कहीं शार्प टर्न हो तो वहां पे मिरर्स लगाए जाते हैं, मोस्टली सोसाइटीज के बाहर ज्यादा इंस्टॉल किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि मिरर्स होते हैं, तो वो मिरर कैसा होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होता है, अगेन क्योंकि उनकी फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है इसलिए कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। सो इट इज यूज्ड एज अ पार्किंग मिरर आल्सो। ठीक है, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, कभी कभी शेविंग मिरर्स भी कॉन्वेक्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि अगर छोटे मिरर्स हैं जो आप कैरी कर सको तो वो कॉन्वेक्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि आप मैक्सिमम उसमें वीट फील्ड ऑफ व्यू आपको मिले, इसलिए वो भी कभी कभी कॉन्वेक्स यूज किए जाते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। सो विद दिस आवर फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड्स। अब सेकंड टॉपिक बचा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था? द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच वी स्टडीड वाज इंट्रोडक्शन टू लाइट। द सेकंड टॉपिक विच वी स्टडीड वाज रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्लेक्शन में हमने लॉज पढ़े, रेगुलर इरेगुलर पढ़ा, टर्म्स पढ़ी, देन वी स्टडीड रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, देन इमेज फॉर्मेशन पढ़ा हमने, उसके बाद हमने साइन कन्वेंशन पढ़े, फिर हमने न्यूमेरिकल्स करे एंड देन वी स्टडीड यूजेस। क्लियर? इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। सो नाउ हाफ ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, हाफ ऑफ द चैप्टर इज रिमेनिंग। सो your second topic is refraction. Your second topic is refraction. Now talking about refraction. In the first lecture, सबसे पहले हमने पढ़े थे तीन टाइप के surfaces. First surface is opaque surface, second is transparent, third is translucent. Light कौन से दो surfaces में से पास हो सकती थी? Transparent और translucent. Light cannot pass through an opaque surface. Clear? So opaque surface पे क्या होता है? Reflection होता है. और ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सर्फेसेस पे क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। सो नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? चलो देखते हैं। सपोज दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। क्लियर? सपोज यू आर स्टैंडिंग नियर अ स्विमिंग पूल। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना। जो लाइट रेज एयर से आएंगी वो कहां पे स्ट्राइक होंगी? वाटर के अपर सरफेस पे, और फिर वो वाटर में ट्रेवल करेंगे। तो अब क्या होगा? वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो लाइट कैन पास थ्रू दैट मीडियम, बट यहां पे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे, समझ आया? बट यहां पे जैसे ही वो अंदर आएगी मॉलिक्यूल्स थोड़ा क्लोज हो जाएंगे। क्लियर? अब मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस से लाइट को डिस्टरबेंस होता है। क्लियर? वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड है लाइट की, बिकॉज देयर आर नो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट देयर। ठीक है, कोई भी वहां पे मीडियम नहीं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू एटमॉस्फेयर, उसकी स्पीड में एक डिक्रीमेंट आता है, विच इज वेरी माइनर, बट व्हाइल पासिंग थ्रू अ लिक्विड मीडियम उसकी स्पीड में कंसिडरेबल अमाउंट में डिक्रीमेंट आ जाता है। सॉलिड में और डिक्रीमेंट आ जाता है। सपोज ग्लास है, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट इट इज सॉलिड, तो उसमें से पास होने में उसे उसकी स्पीड और कम हो जाएगी, बिकॉज लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब क्या होगा देखते हैं। Now, when a ray of light strikes a transparent surface, when a ray of light
strikes a transparent surface. तो अब क्या होगा, ये इसमें से पास होगी बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी डिफरेंट है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी डिफरेंट है। मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी डिफरेंट होने से उसकी स्पीड में वेरिएशन आएगा। एक कांस्टेंट स्पीड से लाइट ट्रैवल करी एकदम से वेरिएशन आएगा तो उसके पाथ में क्या आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा। सो वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड होगी। क्लियर? When a ray of light travels from one medium to another medium, clear? Then, at the surface separating these two mediums, the light ray bends from its original path. ये उसका actual path होता, but वो अपने actual path से क्या हुई, bend हो गई। अब वो bend कहीं भी हो सकती है, उसका भी एक rule है कि वो कब कहाँ bend होगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। But see. When a ray of light travels from one medium to another transparent medium, then at the surface separating two media, what is media? Media is a plural form of medium. ये बताने की जरूरत नहीं है. So it bends from its original path. वो अपने original path पे नहीं जाएगी, वहां से bend हो जाएगी. और इसी bending को, इसी change of path को क्या बोला जाता है? Refraction. Clear? When a ray of light travels from one medium to another transparent medium, then at the surface separating two media, it deviates from its original path. अपने original path से थोड़ा deviate होगी. This phenomena is known as refraction. इस phenomena को क्या बोलते हैं हम? Refraction बोलते हैं. Clear? So पहले हम refraction की definition लिखते हैं. फिर हम आगे एक और चीज पढ़ते हैं. When a ray of light travels from one medium to another transparent medium, then it deviates from its original path at the surface separating two media. Clear? Plural form of medium is media. Mediums नहीं लिखेंगे. Surface separating two media. This phenomenon is known as refraction. I hope this is clear. When a ray of light travels from one medium to another transparent medium, then it deviates from its original path at the surface separating two media. This phenomena is known as refraction. Clear? तो इसकी figure कैसे बनेगी? Suppose there are two different medium, air, water. So when a ray of light strikes this surface, तो यहां पे आपको क्या ड्रॉ करना है? एक नॉर्मल ड्रॉ करना है सबसे पहले तो ये उसका ओरिजिनल पाथ होता. ओरिजिनल पाथ विल बी शोन बाय अ डॉटेड लाइन. तो वो बेंड होगी. क्लियर? दिस बेंडिंग इज नोन एज डिफ्रैक्शन. नाउ दिस रे हैड टू ऑप्शंस. इसके पास दो ऑप्शंस थे. ये या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो सकती थी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी जा सकती है. ये इसका ओरिजिनल पाथ है. इसको अपना पाथ चेंज करना है. ठीक है. तो ये इस टाइप से आ रही है तो वो इस साइड भी आ सकती है, इस साइड भी जा सकती है.
तो कब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल मींस नॉर्मल के साइड, कब वो नॉर्मल के साइड जाएगी और कब नॉर्मल से अवे जाएगी, उसका भी एक रूल है। क्लियर, देयर इज अ रूल फॉर इट। क्लियर, वो रूल अभी हम इसके बाद पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। क्लियर, आपने देखा होगा, suppose you are taking a beaker which is full of, which is half filled with water. अगर आप इसमें एक पेंसिल डिप करो, सपोज ये मार्कर अगर आप ये डिप करो इसके अंदर, तो मार्कर आपको या पेंसिल आपको किस टाइप से दिखेगी, स्ट्रेट दिखनी चाहिए थी, बट आपको थोड़ी सी वो बेंड दिखेगी, इस टाइप से हल्की सी बेंड हो जाएगी। बेंडिंग क्यों हुई, क्योंकि लाइट रेस स्ट्रेट ट्रेवल नहीं कर रही है, तो जब लाइट रेस खुद बेंड हो रही है तो आपको पेंसिल भी कैसी दिखेगी, बेंड दिखेगी, ब्रोकन दिखेगी। ठीक है, थोड़ा इस टाइप से दिखेगा आपको, वो थोड़ी इस साइड आ जाएगी पेंसिल। या आप घर पे कर भी सकते हो। सो दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स or travels from one medium to another medium, then it deviates from its original path at the surface separating two medium. कहाँ पे deviation start होगा, surface पे। Clear? And this phenomena is known as diffraction. Okay. Pause this video, write this, and then continue with the lecture. ओके, अब रूल क्या है? सो रूल डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। कि सपोज मैं आपको बोलूं एयर और वाटर में ज्यादा डेंस कौन है? ज्यादा डेंस मींस द मीडियम विच हैज लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन इट्स मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसके में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम होगी वो ज्यादा डेंस होगा। तो वाटर क्या है यहाँ पे? डेंसर। ठीक है, डेंसर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन होगा, वाटर हमेशा डेंस नहीं रहेगा। सो बिटवीन दीज टू मीडियम वाटर इज अ डेंसर मीडियम, सो एयर इज अ रेयरर मीडियम। क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम। और वाटर क्या हो गया? डेंसर मीडियम। अभी सपोज हम दूसरे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते, सपोज इफ यू आर टेकिंग वाटर एंड ग्लास, तो वाटर और ग्लास में ग्लास डेंसर होगा क्योंकि वो सॉलिड है, और वाटर क्या होगा? रेयर होगा। वाटर और केरोसिन दोनों में डेंसिटी अलग होगी, इवन तो बोथ आर लिक्विड। वाटर की डेंसिटी कम होगी, वो रेयर है, और ये डेंसर है। सो आपको जब भी दो मीडियम दिए, व्हेनेवर टू मीडिया आर गिवन, एट दैट टाइम यू हैव टू कंपेयर द डेंसिटी। अभी आपको शायद ये सब वाटर केरोसिन में थोड़ा प्रॉब्लम हो, व्हेन द स्टेट इज सेम, तब थोड़ा इशू होगा आपको, बट वो आगे आपको पता चल जाएगा कैसे आप करना है। सो यू हैव टू डिसाइड विच मीडियम इज डेंसर एंड विच मीडियम इज रेयर। क्लियर? यू हैव टू डिसाइड विच मीडियम इज रेयर एंड विच मीडियम इज डेंसर। सो first rule, when a ray of light passes from a rarer medium to a denser medium, then it bends towards the normal. क्या रूल है? If a ray of light is passing from a rarer medium to a denser medium, means if speed of light is decreasing, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने में लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है, डिक्रीज कब होगी? जब वो ज्यादा डेंस एरिया में जाएगी।
तो अगर रेयरर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो वो कहां पे जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। सपोज अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, एयर वाटर, दिस इज नॉर्मल, so it will bend towards the normal. This is its actual path. Clear? This is its actual path. Second rule, when a ray of light passes from a denser medium to a rarer medium, then it bends away from the normal. Then it bends away from the normal. Clear? So when a ray of light passes from, suppose this is glass and this is water. अब glass से water में जा रही है, that means glass is a denser medium while water is a rarer medium. So when a ray of light is passing from a denser medium to a rarer medium, clear? It will bend away from the normal. ये इसका एक्चुअल पाथ था, तो वो कैसे जाएगी? इस टाइप से जाएगी। तो ग्लास में लाइट की स्पीड कम होगी बिकॉज इट इज डेंसर, और वाटर में लाइट की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? सो इसीलिए जब आपको याद कैसे रखना है, व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, व्हेन इट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यहाँ पे ये डेंसर है और ये रेयर है, यहाँ पे ये रेयर है और ये डेंसर है। क्लियर? एयर और वाटर में वाटर डेंस होता है और ग्लास और वाटर में ग्लास डेंस होता है। सो रेयर टू डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो आपको रिफ्रैक्शन में क्या याद रखना है? लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से डेविएट होगी, द डेविएशन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। कैसे डेविएट होगी उसके रूल्स भी आपको पता चल गए। So now the most important topic in refraction is laws of refraction, because those laws are based on one mathematical concept which is trigonometry. ठीक है, तो अभी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, फिर हम लोग लॉज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिससे आपको वो पूरा टॉपिक एक ही लेक्चर में समझ आ जाएगा। So right now I'm going to talk about trigonometry, which is a mathematical concept. तो जितना अभी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड याद रखना है उतना ही बताऊंगा मैं। बाकी मैथ्स में आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने ही वाले हो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में। अभी जितना नीडेड है उतना ही मैं बताने वाला हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। Okay. Now, what is trigonometry? This stands for triangle, and this metry stands for measurement. This trigo stands for triangle, and this metry stands for measurement. Now, measurement, it is a branch of mathematics which deals with measuring or relating the sides of triangle with the angles of triangle. Clear? Now tell me, how many parts of triangle are there? There are 6 parts of triangle. क्या होते हैं 6? 3 sides and 3 angles. ट्राइंगल में क्या होता है? 3 sides होती हैं और 3 angles होते हैं।
अभी आपको 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करनी है। किसकी बात करनी है? राइट एंगल ट्राइंगल की। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप सोचो कि हम ये वाला एंगल चेंज करें, हम ये वाला एंगल चेंज करें, ये एंगल हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल चेंज करेंगे तो ट्राइंगल की साइड भी चेंज होगी। सपोज ये एंगल 30 है, अभी ये एंगल मैं चेंज करता हूं, तो ये एंगल चेंज करूंगा तो ट्राइंगल की साइड्स मुझे चेंज करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बट आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, बट एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही साइड्स चेंज होती है। मींस देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन these angles of triangle and these sides of triangle। आपने साइड्स के बीच में तो रिलेशनशिप पढ़ी, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। एंगल्स के बीच में भी आपने रिलेशनशिप पढ़ी, सम ऑफ द एंगल्स इज 180, क्लियर दोस। बट अब आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ने वाले हो? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो पढ़ने वाले। तो एंगल चेंज करने से साइड की लेंथ चेंज होती है, इसलिए इसीलिए when we are changing angles, these sides are also changing। इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को साइड से रिलेट करने के लिए 6 रेशियोज बनाए। क्लियर? आपको ये चीज याद रखनी है कि whenever we are changing angles, the sides are also changing। So for studying this relationship, the pattern between the angle and these sides, हमने क्या करा? ट्रिग्नोमेट्री में 6 डिफरेंट रेशियो बनाए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, ये सब आप आगे मैथ्स में पढ़ोगे। बट अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है? फर्स्ट रेशियो विच इज साइन, जिसको शॉर्ट में कैसे लिखना है? SIN। बोथ आर प्रोनाउंस्ड एज साइन, इसको कोई सेन नहीं पड़ेगा। क्लियर? साइन। समझ आ गया? आपको कौन सा रेशियो भी 10th चैप्टर में पढ़ना है? साइन। तो देखो, साइन का आप मैथ्स में जब फॉर्मूला पढ़ोगे तो ये जो रेशियोज हैं, ये रेशियोज किस पे अप्लाई होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज are applied on angles, are applied on angles। Trigonometric ratios are applied on angles। मतलब ये जो एंगल है उस पे ये अप्लाई होगा। अब whenever these ratios are applied on angles, they have a fixed value। They always have a fixed value। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है फिक्स 0.5, या आप आगे मैथ्स में पढ़ोगे। ऐसे ही कोई भी एंगल के लिए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, सबके लिए साइन की अलग अलग वैल्यूज हैं। क्या याद रखना है? अभी मैं जितना बता रहा हूं उतना से याद कर लो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करते हैं? वो रिलेट करते हैं किसको? एंगल्स को साइड से। किससे रिलेट करते हैं? एंगल्स को साइड से रिलेट करते हैं। अब इनको हम एंगल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एंगल पे अप्लाई करने के बाद उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू आती है। एक बुक होती है, एक बुक में आपको साइन की वैल्यूज दी है कि साइन 0 डिग्री इतना होता है, साइन 1 डिग्री इतना होता है। आपको वो याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, आपको साइन की वैल्यूज अभी याद करने की जरूरत नहीं। अब देखो, साइन का एक और फॉर्मूला होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन 30 अप्लाई करूं तो अब 30 की अपोजिट साइड क्या है? ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
साइन के साथ हम कोई एंगल, साइन को हम किसी एंगल पे अप्लाई करते हैं तो इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो साइन 30, अपोजिट साइड क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। साइन 30 मैंने आपको क्या बता दिया 0.5, 0.5 मतलब 1/2 ए बी बाय ए सी। तो ए सी कितना आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है। ये जो साइड्स का रिलेशन है ना, इससे इसकी वैल्यू 0.5 आई थी। क्यों आई थी? आप अपनी नोटबुक में कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, उसमें एक एंगल 30 लो, तो आप नोटिस करोगे कि 30 की अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज की हाफ होगी। आप कितना भी छोटा ट्राइंगल बना लो, कितना भी बड़ा ट्राइंगल बना लो, if in a right angle triangle one angle is 30 degree, then the side opposite to that angle is always half of hypotenuse। इसलिए sin 30 की वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है 0.5। समझ आया? हमने क्या क्या पढ़ा अभी फिर से देखते हैं। Trigonometry means measurement of parts of triangle, clear? Now there is some relationship between angles and these sides of triangle. There is some relationship between angles and these sides of triangle, ठीक है। वो रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए 6 रेशियोज बनाए गए हैं, बट अभी हमें 10th स्टैंडर्ड में, सॉरी 10th चैप्टर, ये जो लाइट वाला चैप्टर, उसमें कितने रेशियोज पढ़ने? ओनली वन, विच इज साइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SIN। These ratios are applied on angles, and when they are applied on angles, they have a fixed value. They have a fixed value. उनकी वैल्यू फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगी। साइन 30 0.5 है तो हमेशा 0.5 रहेगा, ठीक है। तो साइन 30 0.5 है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि साइन 30 0.5 कैसे आया, क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो उसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज की हमेशा क्या होगी? हाफ होगी। तो ये रेशियो हमेशा किसके इक्वल होगा? 0.5 के इक्वल। तो अब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो द मेन थिंग इज, आपको मैं आज लॉस पढ़ा ही देता हूं, वरना नेक्स्ट लेक्चर तक आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक इस चैप्टर का यही है। आपको मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री से आपको क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री angles पे trigonometric ratios, there are 6 trigonometric ratios. The very first trigonometric ratio is sine. First thing आपको याद रखना है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SIN। These trigonometric ratios are applied on angles. किस पे अप्लाई करते हैं? एंगल्स पे। थर्ड, when these ratios are applied on angles, जब हम उनको एंगल्स पे अप्लाई करते हैं तो उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। एक बुक आती है साइन टेबल्स की बुक, उसमें आपको एंगल्स के साथ उनकी वैल्यू फिक्स मिलती है, कभी भी ये वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज याद रखनी है। समझ आ गया? There are 6 trigonometric ratios. First is sine. These ratios are applied on angles, and when applied on angles, they have a fixed value. अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आज ही बात कर लेते हैं इसी लेक्चर में, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वेरी सिंपल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर? ये इंसिडेंट रे है, जो रे बेंड हो गई वो कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड, इसको इंसिडेंट, और ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in same plane। सेम प्लेन का मीनिंग मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। सपोज इंसिडेंट रे इस साइड से आ रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे, सपोज ये इंसिडेंट रे बोर्ड के पैरेलल है, ऐसे नहीं जा रही, पैरेलल, तो रिफ्रैक्टेड रे भी उससे पैरेलल होगी, वो ऐसे या ऐसे नहीं जाएगी। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये लॉ तो इजी। जो मेन लॉ है वो सेकेंड है, जिसके लिए हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, वो है सेकेंड लॉ। अब आप खुद देख सकते हो कि यहां पे
The angle made between normal and incident ray is known as angle of incidence, and the angle made between refracted ray and normal is known as angle of refraction. यहाँ पे एंगल या तो कम होगा या तो बढ़ेगा, सेम तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन में लॉ था वो यहाँ पे नहीं लग सकता। रिफ्लेक्शन में लॉ था इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। बट तो भी इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल में रिलेशन होता है, अपने मन से कुछ भी चेंज नहीं होगा। देयर इज सम पैटर्न बिटवीन दिस चेंज। क्लियर? एक पैटर्न होता है जिससे इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल रिलेटेड है, वो पैटर्न अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आई एम राइटिंग द लॉ, then I will explain. Second law is the ratio of sine of, जब भी आप स्टेटमेंट लिखोगे तो साइन का फुल फॉर्म लिखना है, SINE. The ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is constant. The ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is constant for two given medium. Medium or plural form is medium. The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant for two given medium. अब ये आपको प्रैक्टिकली समझना है, तो उसके लिए एक चीज आप इमेजिन करो। सपोज यू हैव अ लेजर लाइट विद यू, आपके पास एक लेजर लाइट है एंड यू आर स्टैंडिंग नियर अ स्विमिंग पूल। क्लियर? आपके पास एक लेजर लाइट है एंड यू आर स्टैंडिंग नियर अ स्विमिंग पूल। इतनी चीज आप इमेजिन करो, और जब मैं बोल रहा हूं इमेजिन करो तो सच में आपको इमेजिन करना है, तभी आप रिलेट कर पाओगे। सपोज यू हैव अ लेजर लाइट विद यू एंड यू आर स्टैंडिंग नियर अ स्विमिंग पूल। सो आप अपनी विल से क्या चेंज कर सकते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर सकते हो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? आपके हाथ में लेजर लाइट है, तो आपने विश से, अपने विल से क्या चेंज कर सकते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो अपने आप चेंज होगा। हम अपनी विल से क्या चेंज कर सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो पहले हमने ये एंगल रखा सपोज 45 डिग्रीज। कितना एंगल रखा है? 45 डिग्रीज। अब आपको पता है ये मीडियम कौन सा है? रेयरर। और ये मीडियम कौन सा है? डेंसर। Clear? This medium is rarer and this medium is denser. So 45 रखा। While passing from rarer medium to denser medium, light ray will always bend towards the normal. तो light ray bend हुई। Suppose bend हुई तो ये एंगल क्या होगा? Obviously कम होगा। कम होके suppose ये एंगल कितना हो गया? 38 डिग्री। कितना हो गया? 38 डिग्री। आई डोंट नो कि एक्चुअल एंगल कितना होगा, बट सपोज कम हुआ है तो मैंने मान लिया अभी 38 है। एक्चुअली वहां पे कितना होगा वो मेजर कर सकते हैं, बट अभी कितना है? सपोज 38 डिग्री। तो आप साइन 45, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? 45, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 38। इसका अगर आप रेशियो फाइंड करो, व्हाट वी हैव टू डू, मैंने आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री में बताया कि दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी अप्लाइड ऑन एंगल्स, and when applied on angles this particular ratio has a specific value, उसकी वैल्यू फिक्स है। तो आपके पास लेजर लाइट है, यू आर स्टैंडिंग नियर स्विमिंग पूल, और आपके पास एक साइन टेबल की बुक है, ठीक है। उस बुक में से आपने इसकी वैल्यू देख ली, ठीक है, इसकी वैल्यू भी देख ली, इसकी वैल्यू भी देख ली। सपोज उन दोनों को आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी, यहाँ पे भी sin 38 की वैल्यू आपने लिख दी, ठीक है। सपोज sin 45 0.6 है, कुछ भी वैल्यू 0.6 समथिंग होता है sin 45, और sin 38 होता है 0.61 समथिंग, और वो 65 समथिंग 66 समथिंग होता है।
तो आपने सपोज इनको डिवाइड करा, आपको आंसर मिला 1.33। कितना आंसर मिला? 1.33। एयर वाटर में यही आंसर मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एयर टू वाटर में आपको आंसर मिला 1.33। हमने क्या करा, आप कहाँ पे थे? सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग नियर अ स्विमिंग पूल एंड यू हैव अ लेजर लाइट विद यू, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज एंगल ऑफ इंसिडेंस विद योर विल। सपोज आपने स्टार्टिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम ही होगा एज दिस रे इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो वो 38 हुआ। फिर हमने साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या फाइंड किया? रेशियो फाइंड करा। आपके पास साइन टेबल की बुक थी, सपोज कर लो आपने उसमें से वैल्यूज लिखी। कैसे करेंगे हम वो सब हम एग्जाम न्यूमेरिकल्स में देखने वाले हैं, बेसिक आपको समझना है। सो आपने वो वैल्यूज लिखी, यू गॉट द आंसर इज 1.33। अब क्या करोगे आप? वापस से एंगल चेंज करो। सपोज नाउ आई एम कीपिंग द एंगल एज 30 डिग्री, तो और कम हो गए। ये एक्चुअल होता, सपोज वो ऐसे जा रहा है, सपोज ये एंगल हो गया 27। अब ऐसा नहीं सोचना है कि पहले 45 से 38 गया, 7 का डिक्रीमेंट आया तो अभी भी 7 का आएगा, ऐसा नहीं होता। डिक्रीमेंट इस रेशियो के अकॉर्डिंग आता है। तो अब वापस से आप साइन 30 अपॉन साइन 27 फाइंड करोगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, रियल में ऐसा हो सकता है कि 26 25 मिले, बट आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको इसका आंसर कितना मिलेगा? 1.33 ही मिलेगा। क्लियर? सो कोई भी दो मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कुछ भी रखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसके रिस्पेक्ट में इसी टाइप से चेंज होगा जिससे इस रेशियो का वैल्यू आपको एक फिक्स मिले। एयर टू वाटर के लिए 1.3 होता है, एयर टू ग्लास के लिए 1.5 होता है वैल्यू। ये वैल्यू आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant for two given media, and this second law of refraction, इसका एक नाम भी है जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। तो अगर आपको पूछा जाए स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो दोनों लिखने हैं, अगर बोला जाए स्टेट स्नेल्स लॉ तो सिर्फ इतना लिखना है। क्लियर? ये स्नेल्स लॉ फिर से मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड हमें आगे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है? टिल देन गो थ्रू दिस टॉपिक वंस अगेन, ठीक है, बाय रिवाइंडिंग द वीडियो। एक दो बार वापस से उसको वापस से देखो बार बार, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज समवट ट्रिकी। क्लियर? तो थोड़ा इस पे ध्यान दो कि कोई भी दो मीडियम होंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू सेम होगी। क्लियर? Try to understand this concept and write all these concepts in your notebook. Thank you.